हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। आप सभी का स्वागत है बायो मूव पर। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। देख भाई, पिछले क्लास में हमने पढ़ा था अभिक्रियाशील, जो उच्च अभिक्रियाशील और निम्न मध्य अभिक्रियाशील और निम्न अभिक्रियाशील जो धातु होती है उनके बारे में पढ़ा था। एक तो होती है जो धातु हमें जो प्राप्त होती है वो कहाँ से प्राप्त होती है? पृथ्वी से। जो पृथ्वी की जो भूपर पट्टी होती है जिसे बोलते हैं अर्थ क्रस्ट, उससे हमें प्राप्त होती है। लेकिन ये धातुएं जो प्राप्त होती हैं वो खनिज के रूप में, खनिजों में भी अयस्क के रूप में। अयस्क क्या होते हैं? वो उनमें शुद्ध धातु नहीं होती है। तो अयस्कों से धातु निष्कर्षण में प्रयुक्त चरण कौन कौन से होते हैं, आज उनके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो अयस्क होते हैं, अयस्कों का क्या किया जाता है? सांद्रण किया जाता है। और अयस्कों का सांद्रण जो उच्च अभिक्रियाशील, मध्य अभिक्रियाशील धातुएं और निम्न अभिक्रियाशील धातुओं का अलग अलग प्रकार से होता है। ठीक है, तो अयस्कों का जो सांद्रण होता है उच्च अभिक्रियाशील धातुओं का अलग टाइप से होता है, मध्य अभिक्रियाशील धातुओं का अलग टाइप से होता है और निम्न अभिक्रियाशील धातुओं का अलग प्रकार से होता है। जो उच्च अभिक्रियाशील धातु होती है उनका गलित धातु का विद्युत अपघटन किया जाता है। यानी कि उच्च अभिक्रियाशील जो धातु होती हैं वो पहले तो हमें उनको गलित अवस्था में प्राप्त करना पड़ता है। ठीक है, उनको गलित अवस्था में प्राप्त करना पड़ता है। उसके बाद उनसे क्या है, उनका विद्युत अपघटन कराया जाता है। उसके बाद उनसे क्या हमें शुद्ध धातु प्राप्त होती है। उसके बाद आती है मध्य अभिक्रियाशील धातुएं। ठीक है, मध्य अभिक्रियाशील धातुएं दो प्रकार के अयस्कों के रूप में मिलती हैं। ठीक है, मध्य अभिक्रियाशील धातु जो होती हैं दो प्रकार के अयस्कों के रूप में मिलती है। जैसे कि आपके आयरन हो गया, मध्य अभिक्रियाशील है, एल्युमिनियम है, आयरन हो गया, जिंक हो गया। ठीक है, ये सब क्या है? मध्य अभिक्रियाशील धातु हैं। जबकि उच्च अभिक्रियाशील है आपकी जैसे पोटेशियम हो गया, सोडियम हो गया, कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, एल्यूमिनियम, ये क्या होते हैं? आपकी उच्च अभिक्रियाशील धातु। ठीक है, उच्च अभिक्रियाशील जो धातु होते हैं किसी न किसी के साथ मिक्स रूप में पाई जाती है, यानी क्रियाशील, यानी कि अकेले नहीं रह सकती ये धातुएं, किसी न किसी से अवश्य क्रिया करेंगी। ठीक है, तो इनको हम प्राप्त करते हैं गलित धातु का विद्युत अपघटन कराने के बाद हमें शुद्ध धातु प्राप्त होती है। उसके बाद क्या होता है? मध्य अभिक्रियाशील धातु होती हैं। ये मध्य अभिक्रियाशील धातुएं दो प्रकार के अयस्कों के रूप में मिलती हैं। पहला है कार्बोनेट अयस्क, दूसरा है आपका सल्फाइड अयस्क। तो कार्बोनेट अयस्क हैं उनको हम निस्तापन विधि के द्वारा अलग करते हैं। ठीक है, धातु को। और सल्फाइड अयस्कों का क्या किया जाता है? भर्जन। कार्बोनेट अयस्कों का निष्कापन और सल्फाइड जो अयस्कों का क्या किया जाता है? भर्जन। ठीक है, अवस्था। फिर इनको क्या है? धातु ऑक्साइड्स में परिवर्तित किया जाता है। क्योंकि हम जानते हैं कि किसी भी चीज़ को अगर धातु ऑक्साइड्स में कन्वर्ट कर देंगे तो उसका अपचयन आसानी से हो जाएगा और उससे हमें शुद्ध धातु प्राप्त हो जाएगी। उसके बाद आता है धातु ऑक्साइड में उसको परिवर्तित कर लेंगे, फिर धातु का अपचयन कराएंगे, फिर उसका शोधन कराएंगे। तीसरी आती है भाई निम्न अभिक्रियाशील धातुएं। निम्न अभिक्रियाशील धातुएं यानी कि जो जैसे कि आपका क्या हो गया? जिंक हो गया, चांदी हो गया, आपका क्या हो गया? सोना हो गया, मरकरी हो गया। ये क्या होती है भाई? निम्न अभिक्रियाशील धातु होती है। ठीक है, इनके भी जो अयस्क होते हैं वो सल्फाइड अयस्क के रूप में पाए जाते हैं। फिर इन सल्फाइड अयस्क का क्या किया जाता है? भर्जन किया जाता है। क्या किया जाता है? भर्जन। तो भर्जन से क्या किया जाता है? धातु का परिष्करण किया जाता है और इस प्रकार से हमें शुद्ध धातु प्राप्त होती है। तो हमने पढ़ा भाई कि अयस्कों से धातु निष्कर्षण की जो प्राप्ति में प्रयुक्त चरण कौन कौन से होते हैं। ठीक है, इन अयस्कों में भी उच्च अभिक्रियाशील धातुएं, मध्य अभिक्रियाशील धातुएं और निम्न अभिक्रियाशील धातुएं पाई जाती हैं। इनका अलग अलग प्रकार से शुद्धिकरण या परिष्करण किया जाता है। ठीक है भाई, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब हम पढ़ेंगे जो निम्न अभिक्रियाशील धातु होती है उनसे हमें धातु कैसे प्राप्त होती है। जो निम्न अभिक्रियाशील धातु किस प्रकार से प्राप्त होती है, तो वन बाय वन करके हम इसको पढ़ेंगे। ठीक है, तो एक एक करके हम क्या पढ़ेंगे कि निम्न अभिक्रियाशील धातुओं की प्राप्ति।
धातुओं का निष्कर्षण भी बोल सकते हैं। ठीक है, निम्न अभिक्रियाशील धातुओं की प्राप्ति या निष्कर्षण ये कैसे किया जाता है। ठीक है, तो निम्न अभिक्रियाशील धातु होती है, इनको हम कैसे प्राप्त करते हैं। सक्रियता श्रेणी में नीचे आने वाली धातुओं का निष्कर्षण कैसे किया जाता है। और नीचे आएंगे इसका मतलब उनकी क्या होगी, निम्न क्रियाशीलता होगी। ठीक है भाई, जो सक्रियता श्रेणी होती है उसमें जो नीचे आने वाली जो धातुएं होती हैं वो क्या होती है, अनअभिक्रिय होती है। कैसी होती है, जो सक्रियता श्रेणी होती है ना, उसमें जो नीचे आने वाली धातु होती है, सक्रियता श्रेणी में नीचे आने वाली जो धातुएं होती हैं, नीचे वाली धातुएं होती हैं अनअभिक्रिय। अनअभिक्रिय यानी कि ये अन्य पदार्थों से अभिक्रिया नहीं करती। जैसे आपका होता है कि मरकरी हो गया, क्या हो गया, मरकरी हो गया। ठीक है, आपका सोना हो गया। ठीक है, ये सारी धातुएं कैसी होती है, अनअभिक्रिय होती है, यानी कि अन्य धातुओं से ज़्यादा क्रिया नहीं करती। थोड़ा ये सेपरेट रूप में यानी पृथक रूप में ये पाई जाती है। ठीक है भाई, सक्रियता श्रेणी में जो नीचे वाली धातुएं होती है काफी अनअभिक्रिय होती है, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि ये अभिक्रिया नहीं करती, अन्य से ये अभिक्रिया नहीं करती। अन्य से अभिक्रिया ये नहीं करती। ठीक है भाई, यानी कि अनअभिक्रिय ये होती है और इन धातुओं के ऑक्साइड्स को केवल गर्म करने से ही हम इन धातुओं को प्राप्त कर सकते हैं। इन धातुओं के जो ऑक्साइड्स है ना, इनको हम केवल गर्म करके ही प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, इन धातुओं के ऑक्साइड्स को हम केवल गर्म करके ही क्या कर सकते हैं भाई, प्राप्त कर सकते हैं। तो हम पढ़ रहे थे निम्न अभिक्रियाशील धातुओं का निष्कर्षण या प्राप्ति। तो निम्न अभिक्रियाशील यानी कि जो सक्रियता श्रेणी में जो नीचे आने वाली धातुओं उनको बोलते हैं निम्न अभिक्रियाशील, यानी कि वो क्या होती है, अन्य धातुओं से या अन्य पदार्थों से ज़्यादा क्रिया नहीं करती। ठीक है, इनके जो ऑक्साइड्स होते हैं इनको हम थोड़ी सी तापन विधि के द्वारा इनके ऑक्साइड्स में इनको परिवर्तित किया जा सकता है। जैसे आपका होता है मरकरी होता है, मरकरी का एक एश होता है, जैसे बोलते हैं स्नेहवार, क्या बोलते हैं भाई, स्नेहवार। ठीक है, स्नेहवार से मरकरी जो सल्फाइड होता है इससे इसको बोलते हैं स्नेहवार। स्नेहवार क्या होता है, मरकरी का एश होता है। ठीक है, तो इस स्नेहवार को हम क्या करते हैं भाई, ऑक्साइड्स में क्या कर देते हैं, चेंज कर लेते हैं। ये क्या होता है, सॉलिड होता है और इसको हम ऑक्साइड्स में क्या कर लेते हैं, चेंज कर लेते हैं। इससे हमें प्राप्त होता है मर्क्यूरिक ऑक्साइड। ठीक है, और क्या है, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड गैस इसमें से बाहर निकलती है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो मर्क्यूरिक सल्फाइड होता है इसको हम ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या करते हैं, इसको गर्म करते हैं, इसका तापन किया जाता है और इसको कन्वर्ट कर दिया जाता है मर्क्यूरिक ऑक्साइड में। इसमें कन्वर्ट कर दिया जाता है भाई मर्क्यूरिक ऑक्साइड में, इसको हम चेंज कर लेते हैं और फिर इस मर्क्यूरिक ऑक्साइड को ऐसे जो मर्क्यूरिक ऑक्साइड इसको फिर गर्म किया जाता है 2Hg को, इसको क्या बोलते हैं भाई, और अधिक क्या करते हैं हम गर्म करते हैं, इसका तापन किया जाता है और तापन करने के बाद ये आपका मरकरी में क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है और ऑक्सीजन इसमें से क्या निकल जाती है भाई, बाहर निकल जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो निम्न अभिक्रियाशील धातुओं का जो निष्कर्षण होता है, यानी सक्रियता श्रेणी में जो नीचे आने वाली धातुएं होती हैं उनका हम निष्कर्षण आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, इनकी जो सल्फाइड एस्क होते हैं उनको हम गर्म करते हैं, ऑक्सीजन की उपस्थिति में उनको गर्म किया जाता है, उनको मर्क्यूरिक ऑक्साइड में बदल दिया जाता है और मर्क्यूरिक ऑक्साइड में बदलने के बाद फिर इनका तापन किया जाता है, इनको गर्म किया जाता है, यानी हमें शुद्ध धातु प्राप्त होती है और ये ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाता है। इससे मर्क्यूरिक सल्फाइड से हमें मर्क्यूरिक ऑक्साइड में इसको चेंज कर दिया, फिर मर्क्यूरिक ऑक्साइड को और तापन किया जिससे मरकरी शुद्ध धातु प्राप्त होती है, मरकरी प्राप्त होता है। ठीक है, मरकरी Hg जिसे हम बोलते हैं पारा, क्या बोलते हैं भाई, पारा। आपका जो थर्मामीटर होता है ना उसमें क्या होता है, पारा भरा होता है। क्या भरा होता है भाई, पारा भरा होता है। इसी प्रकार से आपका एक दूसरा एस्क होता है Cu2S, जिसे बोलते हैं कॉपर सल्फाइड को केवल गर्म करने से इसको हम प्राप्त कर सकते हैं।
ठीक है। तो क्या होता है, कॉपर सल्फाइड होता है। क्या होता है, कॉपर सल्फाइड। एक और धातु होती है जो कि अन्य पदार्थों से कम क्रिया करती है, जिसका नाम क्या है, कॉपर। क्या है भाई, कॉपर। कॉपर आपका पाया जाता है Cu2S से, ये होता है कॉपर। ठीक है, Cu2S से हमें क्या प्राप्त करते हैं, कॉपर प्राप्त करते हैं। ठीक है, कॉपर सल्फाइड। ठीक है, इससे हम क्या प्राप्त करते हैं, कॉपर प्राप्त करते हैं। ये क्या करता है भाई, प्राकृतिक रूप से जो कॉपर होता है, केवल गर्म करने पर, ये केवल इसका जो अयस्क है, इसके अयस्क को केवल गर्म करने पर इससे हम क्या प्राप्त कर सकते हैं, कॉपर प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, जैसे Cu2S हो गया, ठीक है, कॉपर सल्फाइड हो गया। ठीक है, इसको हम क्या करते हैं भाई, गर्म करते हैं ऑक्सीजन की उपस्थिति में। इसको हम क्या किया जाता है, इसको गर्म। ठीक है, तो गर्म करने से क्या बनेगा भाई, इसमें से क्या निकल जाएगी, ये कॉपर ऑक्साइड में चेंज हो जाएगा, Cu2O। ठीक है, Cu2O और 2SO2 यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड में ये क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। इसमें से भी क्या है, सल्फर के जो है ऑक्साइड से Cu2S यानी कॉपर सल्फाइड है, इसके बदले हम ऑक्सीजन से कराते हैं तो किसमें बदल जाता है, कॉपर में, और इसमें से सल्फर डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलती है। फिर इससे क्या होता है, Cu2 को गर्म किया जाता है, Cu2O, ये क्या है भाई, Cu2 है, कॉपर का ऑक्साइड है। इसको गर्म करते हैं Cu2S के साथ। तो इसको गर्म किया था तो क्या बनता है भाई, 6Cu बनता है, ये बनता है 6Cu बनता है, और इसमें से सल्फर डाइऑक्साइड क्या होती है, बाहर निकल जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने दो धातुएं प्राप्त की, तो मरकरी प्राप्त की और दूसरी आपकी कॉपर, यानी निम्न विद्याशील यानी सक्रियता श्रेणी में नीचे आने वाली धातुएं, उनसे हमने इसको प्राप्त किया। ठीक है, Cu2O में चेंज हो जाता है, फिर इसे कॉपर सल्फाइड के साथ फिर कराते हैं, फिर इससे हमें प्राप्त होता है कॉपर सल्फाइड डाइऑक्साइड में क्या होता है, चेंज हो जाता है। तो इस प्रकार से हमने निम्न विद्याशील धातुओं को प्राप्त किया है, Cu2S से कॉपर, ठीक है, और HgS से मरकरी। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अगला आता है आपका मध्य विद्याशील धातु। मध्य विद्याशील यानी मध्य सक्रियता श्रेणी में आने वाली धातुओं का निष्कर्षण। ठीक है भाई, मध्य श्रेणी की क्रियाशील धातु, मध्य श्रेणी की क्रियाशील धातु। ठीक है, मध्य श्रेणी की क्रियाशील धातु में भाई क्या क्या आता है आपका, जैसे आता है आपका आयरन, जिंक, लेड। आयरन आता है, जिंक आता है और लेड आता है। ठीक है, ये मध्य श्रेणी की क्या होती हैं, क्रियाशील धातुएं होती हैं। और मध्य श्रेणी की जो क्रियाशील धातुएं होती हैं, ये दो प्रकार के अयस्क बनाती है, एक तो सल्फाइड अयस्क, एक तो बनाती है सल्फाइड अयस्क, और दूसरी बनाती है कार्बोनेट के अयस्क। ठीक है, कार्बोनेट अयस्क। ठीक है, तो दो प्रकार के अयस्क बनते हैं। कार्बोनेट्स के अयस्कों को तुम निस्तापन विधि के द्वारा इनको हम प्राप्त करते हैं। ठीक है, और सल्फाइड अयस्कों का किया जाता है भर्जन। ठीक है, फिर इन दोनों का ही किया जाता है, ऑक्साइड्स में इनको चेंज किया जाता है। ठीक है, फिर ऑक्साइड से क्या किया जाता है, अपचयन, और फिर अपचयन के द्वारा हमें शुद्ध धातु प्राप्त होती है। ठीक है, तो इस पूरी प्रोसेस को हम यहाँ पर पढ़ेंगे। ठीक है, तो मध्य क्रियाशील धातु होती हैं आपकी, एक तो आयरन हो गया, जिंक हो गया, और एक क्या हो गया, लेड। और भर्जन किसे कहते हैं, इसमें कुछ टर्म्स हैं, भर्जन और विस्थापन किसे कहते हैं। तो भर्जन किसे कहते हैं भाई, जब सल्फाइड अयस्कों का ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या किया जाता है, इनका तापन किया। ठीक है, अयस्कों को वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करने को भर्जन। भर्जन क्या होता है, अयस्कों को क्या करते हैं भाई, वायु की उपस्थिति में
वायु की उपस्थिति अधिक ताप पर गर्म करने पर एसिडों को वायु की उपस्थिति में, कौन से एसिड, सल्फाइड एसिड, ठीक है, सल्फाइड एसिडों को वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करने पर धातु प्राप्त, गर्म करने पर ऑक्साइड में इनको बदला जाता है। किसमें बदला जाता है? ऑक्साइड। ऑक्साइड में परिवर्तन की क्रिया, ऑक्साइड में परिवर्तन की क्रिया को क्या कहते हैं भाई? भर्जन कहते हैं, ठीक है। भर्जन किया जाता है भाई सल्फाइड एसिडों का, कौन से एसिडों का? सल्फाइड एसिडों का, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है कि भर्जन किससे किया जाता है? सल्फाइड एसिडों का भर्जन किया जाता है और निस्तापन किया जाता है कार्बोनेट एसिडों का, ठीक है। तो इसको हम बोलेंगे जिंक सल्फाइड लेंगे यहाँ पर, ठीक है। क्या लेंगे भाई? जिंक सल्फाइड। ये क्या होता है? सॉलिड होता है, जिसका क्या किया जाता है? वायु की उपस्थिति में इसको क्या किया जाता है भाई? गर्म किया जाता है, इसको तापन किया जाता है और तापन करने पर भाई क्या बनता है? ZnO, जिंक ऑक्साइड, ठीक है। और क्या निकलती है इसमें से भाई? सल्फर डाइऑक्साइड गैस इसमें से क्या निकलती है? बाहर निकलती है, ठीक है। तो हमने देखा जिंक सल्फाइड, क्या है आपका? जिंक सल्फाइड, ठीक है। जिंक सल्फाइड है, ये आपकी ऑक्सीजन हो गई, ये हो गया आपका जिंक ऑक्साइड में बदल गया ना, यानी कि सल्फाइड एसिडों को वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करने पर इनके ऑक्साइड में परिवर्तन की क्रिया को क्या बोलते हैं भाई? भर्जन कहते हैं। तो जिंक सल्फाइड, इसको हम ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म कर रहे हैं अधिक ताप पर, जिंक ऑक्साइड प्राप्त होता है और ये होती है सल्फर डाइऑक्साइड। ये हो गया आपका जिंक ऑक्साइड, ठीक है। जिंक ऑक्साइड हमें प्राप्त होता है और सल्फर डाइऑक्साइड इसमें से निकल जाते हैं। तो इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं भर्जन, ठीक है। उसका आता है निस्तारण, ठीक है। एक आती है निस्तारण। निस्तारण किसका किया जाता है? निस्तापन, निस्तारण नहीं निस्तापन, ठीक है। निस्तापन किसका किया जाता है? कार्बोनेट एसिडों का, ठीक है। निस्तापन क्या किसका किया जाता है? कार्बोनेट एसिडों को जब वायु की उपस्थिति में, सीमित वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करने पर, यानी कि कार्बोनेट एसिडों को, कार्बोनेट एसिड को सीमित वायु की उपस्थिति में, इसकी उपस्थिति में, सीमित वायु की उपस्थिति में गर्म करना है इनको भाई। सीमित वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर किसमें बदला गया था? इनको ऑक्साइड में बदला है, ठीक है। गर्म करने पर ऑक्साइड में परिवर्तित किया जाता है, ठीक है। परिवर्तित किया जाता है, इसको हम क्या बोलते हैं? निस्तापन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? निस्तापन इसको हम कहते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या लेंगे हम? सीमित वायु लेंगे। क्या लेंगे भाई? सीमित वायु की उपस्थिति में इसको क्या किया जाएगा भाई? गर्म किया जाएगा। जैसे आप लेते हैं जिंक कार्बोनेट, क्या लेते हैं भाई? ZnCO3। ये होता है आपका सीमित वायु की उपस्थिति। कैसी वायु? सीमित वायु की उपस्थिति में इसको क्या किया जाता है? गर्म किया जाता है और इससे क्या बनता है आपका? जिंक प्राप्त होता है, जिंक ऑक्साइड प्राप्त होता है, ZnO क्या प्राप्त होता है आपका? ZnO प्लस कार्बन डाइऑक्साइड इसमें से बाहर निकलती है, ठीक है। तो समझ गए होंगे इसको आप, ठीक है। निस्तापन और भर्जन। निस्तापन क्या होता है? कार्बोनेट एसिडों को सीमित वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर ये ऑक्साइड्स में परिवर्तित हो जाते हैं। इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? निस्तापन बोलते हैं। ये हो गया आपका जिंक कार्बोनेट, क्या हो गया? जिंक कार्बोनेट हो गया ये आपका हो गया जिंक कार्बोनेट। इसको सीमित वायु की उपस्थिति में गर्म कर दें तो जिंक ऑक्साइड मिल गया, फिर आपको प्राप्त होगा कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। ये हो गया आपका जिंक ऑक्साइड, ठीक है भाई। फिर इसके बाद क्या किया जाता है भाई? इन धातु ऑक्साइड्स का अपचयन किया जाता है, किसी अपचायक की उपस्थिति में अपचयन किया जाता है। हमने पढ़ा था ना इसमें कि जो मध्य क्रियाशील धातु होती है, मध्य श्रेणी की जो क्रियाशील धातु होती हैं, उनके दो प्रकार के एसिड प्राप्त होते हैं, तो सल्फाइड एसिड और एक कार्बोनेट एसिड। कार्बोनेट एसिडों को निस्तापन के द्वारा और सल्फाइड एसिडों को भर्जन के द्वारा, तो इन दोनों से बनते हैं आपके धातु ऑक्साइड, ठीक है।
धातु ऑक्साइड में ये चेंज हो गई और इन धातु ऑक्साइडों को क्या किया जाता है, अपचायक की उपस्थिति में अपचयन किया जाता है। ठीक है, अपचायक की उपस्थिति में किया जाता है अपचयन, और अपचयन के लिए इसमें कार्बन का प्रयोग करते हैं। माने चलो जिंक ऑक्साइड है, आपको क्या है भाई, जिंक ऑक्साइड, क्या है, जिंक ऑक्साइड है। ठीक है, ये जिंक ऑक्साइड होता है। ठीक है, इसको हम क्या है, कार्बन की उपस्थिति में क्या कर रहे हैं भाई, इसको हम इसका अपचयन करवा रहे हैं। ठीक है, इसका क्या करवा रहे हैं, अपचयन करवा रहे हैं। ठीक है, फिर हमें यहाँ से प्राप्त होगा जिंक। क्या प्राप्त होगा भाई, यहाँ से हमें प्राप्त होता है जिंक, और इसमें से कार्बन मोनोऑक्साइड इसमें से बाहर निकल जाती है। ये गैस होती है जो कि आपको कार्बन मोनोऑक्साइड, हो गया आपका जिंक। तो इस प्रकार से हम क्या है, शुद्ध धातु प्राप्त करते हैं। तो जिंक एक प्रकार से क्या हो गई भाई, शुद्ध धातु हमें प्राप्त हो गई। समझ गए। तो जिंक यहाँ पर कैसी धातु है, शुद्ध धातु है। कैसी धातु है, शुद्ध धातु है। ठीक है, अपचयन के अलावा हम और भी एक विधि है जिसको बोलते हैं विस्थापन विधि। विस्थापन अभिक्रिया के द्वारा भी हम शुद्ध धातुओं को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, विस्थापन के द्वारा। ठीक है, विस्थापन विधि द्वारा हम जानते हैं कि जो विस्थापन विधि में क्या होता है, अधिक क्रियाशील धातुओं कम क्रियाशील धातुओं को क्या कर देती है, उसके विलयन में से विस्थापित कर देती है। तो विस्थापन धातुओं के रूप में हम यहाँ दे सकते हैं आपका पोटेशियम, सोडियम, ठीक है, और कैल्शियम, एल्युमिनियम या फिर मैग्नीशियम। ठीक है, इन धातुओं का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि ये क्या अधिक क्रियाशील धातु होती है जो कम क्रियाशील धातु को विस्थापित कर देती है। जैसे हम यहाँ लेते हैं मैग्नीज डाइऑक्साइड। ठीक है, क्या लेते हैं, मैग्नीज डाइऑक्साइड होता है। ठीक है भाई, ये होता है आपका सॉलिड, और इसकी अभिक्रिया हम कराते हैं एल्युमिनियम के साथ। किसके साथ, एल्युमिनियम के साथ। ठीक है, तो एल्युमिनियम के साथ अभिक्रिया कराने पर क्या बनता है, क्या बनता है भाई, यहाँ से प्राप्त होता है आपका मैग्नीज 3Mn, वो भी लिक्विड अवस्था में प्राप्त होता है, और आपको प्राप्त होता है Al2O3। क्या प्राप्त होता है, Al2O3। ठीक है, और प्लस इसमें से क्या निकलती है, ऊष्मा। क्या निकलती है, ऊष्मा। यानी जो विस्थापन अभिक्रियाएं होती हैं प्रकार से ऊष्मा क्षेपी अभिक्रियाएं होती हैं। ठीक है, ये हो गया आपका मैग्नीज डाइऑक्साइड, मैग्नीज डाइऑक्साइड। ठीक है, इसकी अभिक्रिया कराना एल्युमिनियम के साथ, ये मैग्नीज प्राप्त होगा, ये होगा एल्युमिनियम, एल्यूमिना, Al2O3। ठीक है, तो इस प्रकार से हम विस्थापन अभिक्रिया के द्वारा भी इन धातुओं को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है भाई, तो विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है, अत्यधिक ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया होती है, क्योंकि इनमें क्या निकल रही है भाई, ऊष्मा निकल रही है। इसमें उत्सर्जित जो ऊष्मा होती है उसकी मात्रा इतनी अधिक होती है कि जो धातुएं जो होती हैं ना, वो गलित अवस्था में प्राप्त होती है। कैसी अवस्था में, गलित अवस्था में। ठीक है, जो आयरन ऑक्साइड के साथ जो एल्युमिनियम की अभिक्रिया का उपयोग क्या किसमें किया जाता है, पटरी एवं मशीनी जो पुर्जे होते हैं उनकी जो दरारें पड़ जाती है ना, उनको भरने के लिए किया जाता है। इस अभिक्रिया को क्या बोलते हैं, थर्मेट अभिक्रिया। क्या बोलते हैं भाई, थर्मेट अभिक्रिया। ठीक है, कौन सी अभिक्रिया, थर्मेट। ये पटरियों में दरारें पड़ जाती है ना, इन दरारों को भरने के लिए एक अभिक्रिया होती है, जैसे थर्मेट अभिक्रिया का हम क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। अब थर्मेट अभिक्रिया क्या होती है, थर्मेट प्रोसेस। थर्मेट अभिक्रिया में क्या होता है, तो रेल की पटरियां होती है ना, उनमें जब दरारें पड़ जाती हैं, ठीक है, तो उन दरारों को भरने के लिए इस अभिक्रिया का क्या किया जाता है भाई, प्रयोग किया जाता है, जिसे हम बोलते हैं थर्मेट अभिक्रिया। इसमें क्या होता है, आयरन ऑक्साइड लेते हैं। क्या लेते हैं, आयरन ऑक्साइड Fe2O3। ठीक है, और इसके साथ हम क्या लेते हैं, एल्यूमिनियम। क्या लेते हैं भाई, एल्यूमिनियम लेते हैं। एल्यूमिनियम भी क्या होता है, सॉलिड होता है। ठीक है, और इससे बनता है आपका 2Fe। ठीक है, ये लिक्विड अवस्था में, लिक्विड क्या होगा, ये आयरन लिक्विड रूप में बन जाएगा, और उस पटरी में जो दरार पड़ी है उसको क्या कर देगा भाई, भर देगा, और Al2O3 इसमें से प्राप्त हमें होता है, Al2O3। ठीक है, प्लस इसमें से क्या निकलती है, ऊष्मा। ठीक है, ये भी क्या होती है, प्रकार से ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया होती है। तो इस अभिक्रिया में जो ऊष्मा बनती है ना, वो आयरन को क्या बना देती है, लिक्विड,
और लिक्विड फॉर्म में क्या होता है, ये जो पटरियों में जो दरारें पड़ी हैं उनको क्या कर देता है, भर देता है। ठीक है, तो ये क्या होती है, थर्मिडक्टिविटी, इसको बोलते हैं आयरन ऑक्साइड। ये क्या होगा, आयरन ऑक्साइड। ठीक है, रेल की पटरियों की जो दरारें होती हैं उनको भरने के लिए एक अभिक्रिया होती है जिसे हम बोलते हैं थर्मिट अभिक्रिया। ठीक है, जब आयरन ऑक्साइड की अभिक्रिया एल्यूमिनियम के साथ कराते हैं, आयरन ऑक्साइड की अभिक्रिया जब एल्यूमिनियम के साथ कराते हैं तो जो धातु है वो लिक्विड अवस्था में रह जाती है, क्योंकि इसमें से निकली हुई ऊष्मा है ना वो बहुत ज़्यादा होती है जो धातु को लिक्विड बना देती है। ठीक है, जिससे उस दरारों में भर जाता है और आपकी जो पटरियाँ होती हैं वो जुड़ जाती हैं। ठीक है, तो इस अभिक्रिया का उपयोग किसमें किया जाता है, रेल की पटरियों जो मशीनी थोड़ी सी होती है जो उनमें दरार पड़ जाती है उनको जोड़ने के लिए करते हैं, और इस अभिक्रिया को हम थर्मिट अभिक्रिया कहते हैं। एक प्रकार से ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया भी होती है, क्योंकि इसमें क्या होती है, ऊष्मा अत्यधिक मात्रा में बाहर निकलती है। अब देखिए सक्रियता श्रेणी में जो नीचे आने वाली सक्रियता श्रेणी की जो उच्च क्रियाशील धातु है कैसे प्राप्त की जाती है। ठीक है, सक्रियता श्रेणी में जो सबसे ऊपर स्थित धातुओं का निष्कर्ष। सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर स्थित धातुओं का निष्कर्ष। ठीक है, किस प्रकार से किया जाता है, तो इस चीज को हम यहाँ पर पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए भाई सक्रियता श्रेणी में जो ऊपर आने वाली धातुएं होती है वो क्या है, पोटेशियम है आपका, सोडियम है, मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है, और क्या है, पोटेशियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम। ये क्या होती हैं, अत्यधिक क्रियाशील होती हैं। ठीक है, पोटेशियम हो गया, सोडियम हो गया, आपका कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया और एल्यूमिनियम। ठीक है, इनका हम क्या करते हैं, कार्बन के साथ अपचयन नहीं करते। ये क्या होती है, अत्यधिक क्रियाशील होती हैं, लेकिन ये कार्बन के साथ इनको हम अपचयित नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो इनकी इलेक्ट्रॉन बंधुता होती है प्रकार से किसके ज़्यादा बंधुत्व प्रभाव दर्शाती है, ऑक्सीजन के साथ। ठीक है, जिससे इनके क्या बनते हैं, ऑक्साइड्स बनते हैं। क्या बनते हैं, ऑक्साइड्स, और इनके ऑक्साइड्स बनने के कारण क्या होता है भाई, जो सक्रियता श्रेणी की जो मध्यस्थ धातु होते हैं जैसे आयरन हो गया, जिंक, लेड, कॉपर, अभिक्रियाशीलता क्या होती है, मध्यम होती है। प्रकृति में प्राय सल्फाइड या कार्बोनेट्स के रूप में ये पाई जाती है। ठीक है, किसके रूप में, सल्फाइड या कार्बोनेट्स के रूप में। ये तो मध्य की बात हो रही है। अब हम देखते हैं जिसकी सबसे ऊपर स्थित धातु जो अत्यधिक क्रियाशील होती है। ठीक है, अभिक्रियाशीलता श्रेणी में जो सबसे ऊपर स्थित धातु क्या होती है, अत्यधिक अभिक्रियाशील होती है। इन्हें कार्बन के साथ गर्म करके इनकी जरूरत नहीं हम प्राप्त कर सकते। ठीक है, जैसे कार्बन के द्वारा अगर सोडियम है, आपका मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, एल्यूमिनियम है, इनके ऑक्साइड का अपचयन, ठीक है, करें, इनसे हम धातु प्राप्त नहीं कर सकते। तो इन धातुओं की जो बंधुता जो होती है वो कार्बन के प्रति ना होकर ऑक्सीजन के प्रति अधिक होती है। ठीक है, तो इन धातुओं को विद्युत अपघटनीय अपचयन द्वारा इनको प्राप्त करते हैं। ठीक है, विद्युत अपघटनीय अपचयन के द्वारा इनको हम प्राप्त करते हैं। जैसे सोडियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, कैल्शियम, इनके जो क्लोराइड्स होते हैं इनका विद्युत अपघटन से हम इनको प्राप्त किया जाता है। ठीक है, कैथोड पर तो धातुएं निक्षेपित होती हैं और एनोड पर क्लोरीन मुक्त होती है। ठीक है, इनके जो क्लोराइड्स ऑक्सीजन के साथ ज़्यादा ये अभिक्रिया दर्शाती है। ठीक है, तो इनको हम विद्युत अपघटनीय विधि के द्वारा, विद्युत अपघटनीय विधि के द्वारा इनके जो क्लोराइड्स होते हैं इनसे हमें प्राप्त किया जाता है। ठीक है, एनोड। ठीक है, जो एनोड है, एनोड क्या होता है, पॉजिटिव होता है, और पॉजिटिव पे क्या जाती है, क्लोरीन गैस जाती है। क्या जाती है, क्लोरीन गैस। ठीक है, और जो कैथोड होता है, कैथोड, कैथोड पर क्या है, धातु मुक्त होती है। ठीक है, कैथोड पर धातु मुक्त होती है। ठीक है, तो कैथोड पर धातु प्राप्त होती है और एनोड पर क्लोरीन गैस प्राप्त होती है। तो इस प्रकार से विद्युत अपघटनीय विधि के द्वारा हम जो सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर स्थित धातु हैं उनको हम प्राप्त कर सकते हैं। सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर स्थित धातुओं को हम इस विधि के द्वारा आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है भाई, यहाँ तक आपको क्या आ गया होगा, समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से जो प्राप्त धातुएं होती हैं वो क्या है, शुद्ध नहीं होती। क्या नहीं होती है भाई, इस प्रकार से जो हमने धातु प्राप्त की है ना वो शुद्ध नहीं होती है। फिर इन धातुओं का क्या किया जाता है,
परिष्करण किया जाता है। क्या किया जाता है? परिष्करण। तो देखते हैं धातुओं का परिष्करण। धातुओं का परिष्करण, ठीक है। इस प्रकार से हमें जो धातु प्राप्त हुई है वो क्या है भाई? शुद्ध नहीं है। तो इन धातुओं को हम क्या करते हैं भाई? परिष्करण करते हैं, यानी इनमें से हम अशुद्धियों को दूर करते हैं। तो अशुद्धियों को दूर करने के लिए एक विधि आती है जिसका नाम क्या है भाई? विद्युत अपघटनी विधि। कौन सी विधि? विद्युत अपघटनी विधि के द्वारा हम इन धातुओं को क्या करते हैं? परिष्कृत करते हैं। क्या करते हैं भाई? परिष्कृत करते हैं, यानी कि शुद्ध अवस्था में इनको हम प्राप्त करते हैं। जैसे कॉपर हो गया, टिन हो गया, निकल हो गया, सिल्वर हो गया, गोल्ड, ऐसी अनेक धातुओं का परिष्करण हम विद्युत अपघटनी विधि के द्वारा करते हैं, ठीक है। इस प्रक्रम में क्या होता है? अशुद्ध धातु को तो हम एनोड पर और शुद्ध धातु किस पर प्राप्त होती है? कैथोड पर। अशुद्ध धातु तो एनोड पर और शुद्ध धातु कहाँ प्राप्त होती है? कैथोड पर प्राप्त होती है। और विद्युत अपघट्य से क्या करते हैं? जब हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो क्या होता है भाई? तो एनोड पर स्थित अशुद्ध धातु विद्युत अपघट्य में घुल जाती है और इतनी ही मात्रा में क्या होता है? शुद्ध धातु कहाँ चली जाती है? कैथोड पर निक्षेपित हो जाती है। तो विलय जो अशुद्धियाँ होती है विलयन में चली जाती हैं और अविलय अशुद्धियाँ एनोड की तली पर निक्षेपित हो जाती हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं? एनोड पंख बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? एनोड पंख। धातुओं का परिष्करण एक विधि होती है जिसका नाम क्या है? विद्युत अपघटनी विधि। कौन सी विधि? विद्युत अपघटनी विधि, ठीक है। विद्युत अपघटनी विधि में हम क्या करते हैं भाई? एक टैंक या पात्र लेते हैं, ठीक है, ठीक है। इस प्रकार से हम एक पात्र लेते हैं, इसको हम क्या कर लेते हैं? व्यवस्थित कर लेते हैं, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं? ठीक है। ये हो गया आपका टैंक, हो गया भाई। ये तो हो गया आपका टैंक। एक विद्युत अपघटनी विलयन हो गया, विद्युत अपघटनी विलयन हो गया, ठीक है। इधर इसको मान लो एनोड, ठीक है। इधर ये हो गया कैथोड, ठीक है। इसको हम एक बैटरी से क्या कर देते हैं भाई? जोड़ देते हैं। इसको हमने किससे जोड़ दिया? एक बैटरी से जोड़ दिया। यहाँ पर लगा देते हैं कुंजी। ये हो गई आपकी बैटरी या कोई सेल हो गया। ये हो गया आपका कैथोड, का प्लस माइनस है ना, तो इसको मान लेते हैं कैथोड और इसको बोल देते हैं एनोड, ठीक है। ये हो गया एनोड, ठीक है। तो क्या होगा इसमें? क्या आता है? अशुद्ध धातु का क्या लेते हैं भाई? कैथोड लेते हैं। अशुद्ध धातु का एनोड लेते हैं। अशुद्ध धातु का, अशुद्ध जो धातु है, अशुद्ध धातु का क्या लेते हैं भाई? एनोड लेते हैं। और शुद्ध धातु का क्या लेते हैं? कैथोड लेते हैं, ठीक है। शुद्ध धातु का क्या होता है? आपका कैथोड होता है। जैसे इसमें से हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो क्या होता है? जो एनोड से जो है ना, एनोड से क्या चलते हैं? Cu+2 कैथोड की ओर चलते हैं, ठीक है। जैसे ही हम इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, जो एनोड है जो अशुद्ध धातु का बना हुआ है, उससे जो अशुद्ध धातु वो विलयन में मिलती है, ठीक है। अशुद्ध धातु विलयन में मिलती है और विलयन से जो शुद्ध धातु होती है वो कैथोड पर जाकर के इकट्ठी होती रहती है। तो इस प्रकार से प्रक्रिया चलती रहती है। एनोड से अशुद्ध धातु निकल जाएगी और शुद्ध धातु कैथोड पर जाकर के जमा हो जाएगी और एनोड पर ही नीचे एक एनोड पंख प्राप्त होता है, ठीक है। यहाँ पर अशुद्धियाँ प्राप्त होती हैं, इसको हम बोलते हैं एनोड पंख, यानी कि कीचड़ या अशुद्धियाँ, एनोड पंख, ठीक है।
तो विद्युत अववर्त्य में से शुद्ध धातु कैथोड पर इकट्ठी होती जाएगी, एनोड से जो अशुद्ध धातु का बना हुआ है वो विद्युत अववर्त्य में आती जाएगी, और इस प्रकार से पूरी जो अशुद्ध धातु है वो कैथोड पर स्थित एक शुद्ध धातु है उसमें परिवर्तित हो जाएगी। तो इस विधि को हम बोलते हैं विद्युत अववर्तनी विधि। इस विधि के द्वारा हम शुद्ध धातुओं को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब हम देखते हैं संक्षारण। क्या देखते हैं? संक्षारण। धातुओं का संक्षारण भी होता है, आपने पहले चैप्टर में पढ़ा होगा रासायनिक अभिक्रिया समीकरण संक्षारण। ठीक है, आपकी जो सिल्वर होता है, चांदी पर क्या होता है, काले रंग की परत चढ़ जाती है। ठीक है, संक्षारण। ओरोजन, जो आपकी चांदी होती है ना उस पर जो काले रंग की परत होती है वो किसकी होती है भाई? Ag2S, सिल्वर सल्फाइड की होती है। किसकी होती है? सिल्वर सल्फाइड की। ठीक है, यानी कि सिल्वर सल्फाइड की जो परत जमने से जो आपकी जो चांदी होती है वो काली पड़ जाती है। इसका मतलब उसका क्या हो गया? संक्षारण हो गया। ठीक है, इसी प्रकार से आपका कॉपर होता है। कॉपर में हरे रंग की परत होती है, वो किसकी होती है? कॉपर क्या होता है? वायु में उपस्थित जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है उससे अभिक्रिया कर देता है और उससे बनता है आपका कॉपर कार्बोनेट बनता है। ठीक है, क्या बनता है? कॉपर कार्बोनेट बनता है। और ये क्या होता है? एक प्रकार से जो कॉपर होता है ना, जो भूरा रंग होता है उसको गायब कर देता है। भूरा रंग से कॉपर का जो भूरा रंग होता है वो क्या हो जाता है? और कैसा रंग हो जाता है? हरा। तो कॉपर पर हरे रंग की परत क्या होती है? कॉपर कार्बोनेट की होती है। इसी प्रकार से आपका होता है आयरन पर जो जंग बनती है, जंग। ठीक है, वो भी क्या होती है? एक प्रकार से आयरन जो होता है वायु में उपस्थित जो होती है आर्द्रता और ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके क्या बनाता है? जंग। और जंग के कारण क्या होता है? आपका लोहा संक्षारित हो जाता है। तो इस प्रक्रिया में भी क्या होता है? संक्षारण होता है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे संक्षारण की अभिक्रिया को एक प्रयोग के द्वारा हम समझ सकते हैं। क्या है? 3 परख नलियाँ लेते हैं। क्या लेते हैं भाई? 3 परख नलियाँ लेते हैं, टेस्ट ट्यूब। ठीक है, 3 क्या लेते हैं? परख नलियाँ लेते हैं। एनएम लोहे की कील्स डाल देते हैं। ठीक है, क्या डाल दी? लोहे की कील। और इसमें हमने क्या भर दिया? पानी भर दिया, पानी या जल H2O, और इसमें क्या है? वायु। ठीक है, और उसको एक ढक्कन से क्या कर देते हैं? बंद। एक और होगा। ठीक है,